Okay, so hello students. I hope all of you are doing perfectly well, and I welcome you all to the Textbook Super Coaching platform. तो बहुत सारे बच्चों ने ऐसा टेक्स्ट किया है या पर्सनली बताए हैं कि सर बेसिकली जो सीएसआर का एग्जाम हुआ है उसके बाद रिजल्ट कब आएंगे और रिजल्ट आने के बाद अगर क्रैक हुआ तो उसके बाद कैसे अप्रोच करना है डिफरेंट कॉलेजेस में फॉर पीएचडी और व्हाट वी कैन डू व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज दैट आर ओपन फॉर अस। तो बेसिकली यहाँ पे मैं थोड़ा बताना चाहूंगा कि मोस्टली रिजल्ट का जो सिनेरियो होता है वो एग्जाम के 2 महीने के अंदर निकाल देते हैं। मतलब से सर अगर तुम प्रीवियस ईयर के ट्रेंड्स देखो तो जैसे ही एग्जाम हुआ है उसके 2 महीने के अंदर अंदर रिजल्ट आ गया है। तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि रिजल्ट फरवरी में अभी किसी भी दिन आ सकता है। अब अगर आपका रिजल्ट आया है तो रिजल्ट आने के बाद आपके पास 3 ऑप्शन हो सकते हैं। एक तो हो सकता है बहुत सारे बच्चों का जो होता है यूजुअली मतलब ज्यादा से ज्यादा प्रोबेबिलिटी ये होता है कि सर हमारा एलएस क्रैक हो गया है बट जीआरएफ क्रैक नहीं हुआ है। मतलब लेक्चरशिप क्रैक हो गया है। आप कोई भी यूजीसी के अंडर जो कॉलेज आते हैं यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज है वहां पे आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो बट यू हैवंट क्वालिफाइड जीआरएफ। मतलब अगर आप पीएचडी में जा रहे हो तो गवर्नमेंट आपको फेलोशिप नहीं देगी। दूसरा एक चीज हो सकता है कि सर एलएस भी क्रैक हुआ है एंड जीआरएफ भी क्रैक हुआ है। एंड तीसरा चीज जो हुआ है दैट इज नाइदर एलएस नॉर जीआरएफ। सर कुछ भी क्रैक नहीं हुआ। तो इन तीनों केसेस में हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले मैं केस 2 को लेकर बात करूंगा। ठीक है, अगर मान लो कि तुम्हारा लेक्चरशिप क्रैक हो गया है एंड डेफिनेटली जेआरएफ हुआ है तो एलएस तो होगा ही होगा क्योंकि जेआरएफ का कट ऑफ थोड़ा ज्यादा रहता है एलएस के कट ऑफ से। तो डेफिनेटली जिसका जेआरएफ क्रैक हो रहा है उसका एलएस भी क्रैक होगा। फॉर दो स्टूडेंट्स आई वुड सजेस्ट कि अगर तुम्हें मोटिवेशन है पीएचडी के ऊपर, अगर तुम्हें एकेडमिक्स में इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली 1000% आई वुड रादर से यू शुड गो फॉर पीएचडी। 1000% यू शुड गो फॉर पीएचडी। उसके लिए और अच्छी बात जो है मैं तुम्हें कह दूं, कोई भी जगह पे तुम अप्लाई कर रहे हो मोस्टली मैं सजेस्ट करूंगा आईआईटीज में अप्लाई करो या कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट में अप्लाई करो क्योंकि वहां पे फंडिंग को लेकर कभी भी इशू नहीं आता है। वहां पे बहुत अच्छा एटमोसफेयर मिलता है। बहुत सारे जो तुम्हारा मतलब जो चीजें हैं तुम्हें रिसर्च के लिए जरूरत पड़ेगा वो सारी चीजें वहां पे अवेलेबल होती हैं। सो आई कैन टेल यू दैट यू शुड गो फॉर आईआईटीज और एनआईटीज और द रिसर्च इंस्टीट्यूट्स। अब रिसर्च इंस्टीट्यूट में अगर बात किया जाए तो डेफिनेटली जैसे बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं जो बहुत रेप्यूटेड है जैसे कि आईसीटीएस बैंगलोर पता है, आईआईएससी बैंगलोर पता है, टीआईएफआई पता है बच्चों को। उसके बाद हमारा एचआरआई हो गया। तो ये सारे रामन रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं। तो ये सारी चीजें हैं। आईआईटी के बारे में सबसे अच्छी बात ये है कि अगर तुम गेट के थ्रू आईआईटी में जाने की कोशिश कर रहे हो, जैसे कि गेट का भी एग्जाम हुआ है तो गेट का भी रिजल्ट आएंगे तो गेट के थ्रू भी बच्चे कोशिश करेंगे पीएचडी में जाने के लिए आईआईटी में। तो अगर तुम गेट के थ्रू जाने की कोशिश कर रहे हो तो डेफिनेटली नंबर ऑफ सीट्स जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। मतलब हर एक टीचर के पास एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सीट होते हैं जो सीट वो सिर्फ एक गेट के स्टूडेंट को दे सकता है क्योंकि गेट का जो फेलोशिप है वो इंस्टीट्यूट फेलोशिप है। इंस्टीट्यूट को पैसे देना पड़ेगा अगर तुम पीएचडी कर रहे हो तो। बट इफ यू हैव क्रैक्ड सीएसआर एंड जीआरएफ तो इन दैट केस आपका जो फेलोशिप होगा वो इंस्टीट्यूट से नहीं आएगा, वो सीधा गवर्नमेंट से आएगा। तो उन बच्चों के लिए कोई सीट का कैटेगरी नहीं होता कि हमें सीएसआर जेआरएफ से इतने स्टूडेंट लेने हैं जेआरएफ। बट गेट के थ्रू अगर जा रहे हो तो जनरल के सीट बंधे हुए हैं, एससी के सीट बंधे हुए हैं, एसटी के सीट बंधे हुए हैं, इतने सीट आएंगे। ओबीसी की सीट बंधे हुए हैं कि इतने ही सीट अलॉटेड ओबीसी के लिए। बट जेआरएफ कैंडिडेट के लिए वो लागू नहीं होता। तो डेफिनेटली अगर आप जेआरएफ क्रैक करते हो और आपका मोटिवेशन है फॉर एकेडमिक्स देन डेफिनेटली गो फॉर पीएचडी इनटू आईआईटीज और द रिसर्च इंस्टीट्यूट्स। ये सब जाके आप जा सकते हो पीएचडी करने के लिए। अदरवाइज आप देख सकते हो जब जहां पे जिस स्टेट में एक एग्जाम होता है, कॉलेज सर्विस कमीशन का एग्जाम होता है या राजस्थान में जैसे कि आरपीएससी का एग्जाम होता है, उन सब एग्जाम में आप अपियर कर सकते हो फॉर बीइंग एन असिस्टेंट प्रोफेसर। तो दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। बट डेफिनेटली मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि तुम एज अ फैकल्टी के लिए तुम एज अ लाइक पीएचडी कैंडिडेट्स के लिए ही जाओ बिकॉज डूइंग पीएचडी इज अ गुड वन एंड आफ्टर दैट यू शुड डू पोस्ट डॉक। क्योंकि अगर तुम्हें एकेडमिक्स में इंटरेस्टेड है after doing postdoc from some abroad or something you can come back and then you can apply as a for a faculty। बिकॉज अगर तुम्हें आईआईटी में फैकल्टी के पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो मोस्टली पोस्ट डॉक वगैरह इज अ मस्ट थिंग। इट इज मस्ट, यू हैव टू नीड टू हैव अ पोस्ट डॉक।
अब अगर मैं बात करूं उन बच्चों के लिए कि जिन बच्चों का एलएस क्रैक हुआ है, तो उनके लिए अगर हम लोग देखें तो एलएस क्रैक वाले बच्चे क्या कर सकते हैं, देयर इज वन वे कि तुम फिर से बैठो, बैठ के तुम पढ़ाई करो और नेक्स्ट जो सीएसआर आएगा उसमें कोशिश करो जी जान लगा के कि तुम्हारा जेआरएफ क्रैक हो जाए। कुछ बच्चे मैंने खुद देखे हैं, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट एलएस क्रैक होने के बाद ही वो कहीं ना कोई इंस्टीट्यूट में जॉब ले लेते हैं। अब हो सकता है कि वो इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट हो सकता है थ्रू कॉलेज सर्विस कमीशन, हालांकि मिलने का चांसेस बहुत कम है, क्योंकि मैं बता दूं कॉलेज सर्विस कमीशन में जब तुम सीजीसी में जाते हो, कॉलेज सर्विस कमीशन में जाते हो, सीएससी में जाते हो, तो वहां पे क्या होता है कि हर एक चीजों के ऊपर मार्क्स रहते हैं। तो डेफिनेटली पीएचडी के ऊपर 20 मार्क्स रहते हैं, एंड फिलहाल का क्राइटेरिया बता रहा हूँ, एंड पर पेपर जो तुमने पब्लिश किया है एज अ फर्स्ट पेपर उसके ऊपर 2 मार्क्स तक रहते हैं। मैक्सिमम 3 पेपर का मार्क्स काउंट होता है, सो 2 into 3 दैट इज इक्वल टू 6। तो टोटल जो ये मार्क्स हुआ दैट इज ये 20 प्लस 2 into 3 दैट इज 26 जो है ये मार्क्स तुम्हारा, अगर तुमने पीएचडी करा है तो ये मार्क्स तुम्हें एक्स्ट्रा मिले। तो अगर तुम कॉलेज सर्विस कमीशन में जा रहे हो तो तुमने भी एलएस, तुम्हारे पास भी एलएस का सर्टिफिकेट है, कोई एक दूसरा बंदा जिसने पीएचडी कर रखा है उसके पास भी एलएस का सर्टिफिकेट है, लेकिन उसके पास इस एलएस के सर्टिफिकेट के साथ साथ 26 मार्क्स एक्स्ट्रा है, तुम्हारे पास वो मार्क्स नहीं है। तो बेसिकली चांसेस बहुत कम हो जाते हैं अगर तुम एलएस है, तुम्हारे पास सिर्फ एलएस पीएचडी नहीं है या सिर्फ जेआरएफ है पीएचडी नहीं है, और तुम जा रहे हो कॉलेज सर्विस कमीशन में लाइक टू बी अ गवर्नमेंट फैकल्टी in a UGC recognized institute or university। तो इन दैट केस क्या होता है कि मोस्टली जिनके पास पीएचडी होते हैं वो थोड़ा सा एडवांटेज में रहते हैं, वो थोड़ा सा प्लस पॉइंट पे रहते हैं। बट डेफिनेटली ऐसे बहुत सारी जगह है, ऐसे बहुत सारे केसेस है जहाँ पे एलएस वाले क्रैक किए हुए स्टूडेंट, नेट क्वालिफाइड वन स्टूडेंट को भी लिया जाता है एज फैकल्टी, ये भी होता है, हमने देखा है। और उसके बाद अगर वो बंदा चाहे तो वो पीएचडी कंटिन्यू कर सकता है, क्योंकि जब फैकल्टी हो गया तो डेफिनेटली उसको कॉलेज से तनख्वाह मिलेगा एंड आफ्टर दैट ही कैन कंटिन्यू हिज पीएचडी। बट वहां पे फेलोशिप की जरूरत भी नहीं है वहां पे, तो डेफिनेटली ही कैन कंटिन्यू पीएचडी, दैट यू कैन डू, दैट्स आई वुड रादर से इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी। अगर तुम गवर्नमेंट जॉब में घुस जा रहे हो उसके बाद तुम कॉलेज में पढ़ा रहे हो, दैट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी इफ यू लाइक, मतलब गवर्नमेंट जॉब इन द सेंस, लाइक आई एम सेइंग, लाइक अगर तुम्हें किसी कॉलेज में मिल गया है एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर, उसके बाद तुम अपना पीएचडी कंटिन्यू करो, दैट्स अ गुड थिंग। बट ये चांसेस बहुत कम है, मैं वही कह रहा हूँ कि अगर एक स्टूडेंट के पास सिर्फ जीआर में पीएचडी नहीं है तो एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर मिलने का चांस काफी कम है। दूसरी चीज एक होता है कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है वहां पे तुम अप्लाई कर सकते हो, तो वहां पे बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट है जहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन पढ़ाया जाता है बच्चों को, सो यू कैन जॉइन देयर, दैट कैन बी एन ऑप्शन। एंड साथ ही साथ आप अपना प्रिपरेशन करते रहे ताकि नेक्स्ट टाइम का जेआरएफ क्रैक हो जाए, और पीएचडी में अगर ज्वाइन करना है तो पीएचडी में ज्वाइन कर सकते हो, because if your last motto is to become a professor then PhD is necessity, so you can do that। अब अगर मैं आऊं तीसरे किस्म के स्टूडेंट के ऊपर जिनके पास ना एलएस है ना जेआरएफ है, तो उन सब बच्चों के लिए मेरा एक ही मतलब सजेशन होगा कि मन लगा के, जी लगा के फिर से पढ़ो, जी जान लगा दो और फिर से तैयारियां शुरू करो, एकदम शुरुआत से शुरू करो, रिवीजन अच्छे से करो, फिर से एग्जाम दो, क्योंकि अगर तुम्हें इसी लाइन पे रहना है तो सीएसआई नेट इज वेरी नेसेसरी। सीएसआई नेट के थ्रू जा सकते हो, गेट के थ्रू तुम जा सकते हो। तो बेसिकली अगर पीएचडी करना है तो डेफिनेटली मैं कहूंगा कि सीएसआई नेट इज वेरी नेसेसरी। अगर बाद में तुम्हें इंडिया में ज्वाइन करना है तो डेफिनेटली सीएसआई नेट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सीएसआई नेट क्रैक करना इट्स इंपॉर्टेंट, तो यू कैन डू दैट। अगर तुम्हारा गेट क्लियर हो जाता है, अगर ऐसा होता है कि तुम्हारे पास सीएसआई नेट क्लियर नहीं हुआ, ना एलएस क्लियर हुआ है ना जेआरएफ क्लियर हुआ है, लेकिन तुम्हारे गेट का रैंक काफी अच्छा है, ऐसा हो सकता है क्योंकि गेट का इस बार सीएसआई का जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन थोड़ा बहुत टफ आया था, ये मैं भी मानता हूँ। बट अगर मान लो कि तुम्हारा गेट का क्रैक हो गया है, फरवरी में जो ये गेट हुआ कुछ दिन पहले, अगर उसका रिजल्ट अच्छा आ गया है तो बिल्कुल वेट मत करो, गेट के रिजल्ट के थ्रू इंटरव्यू क्रैक करने की कोशिश करो। थोड़ा सा टफ होगा बट यस, क्योंकि गेट के वही मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि सीट बंधे हुए हैं, तो डेफिनेटली हर एक कैटेगरी के लिए सीट लिमिटेड है। तो फिर भी तुम कोशिश करो, बहुत सारे बच्चे जाते हैं, इतने सारे आईआईटीज है हमारे पास, कोशिश करो पहले अपने फैकल्टी मतलब पसंद के स्ट्रीम देखो, अगर तुम्हारा कंटेंट्स मैटर है तो कंटेंट्स मैटर के ऊपर तुम फैकल्टीज को पहले देखो, कौन से आईआईटीज में अच्छे काम हो रहे हैं, तुम्हारे इंटरेस्ट के अनुसार काम हो रहे हैं, जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है, फिर उस आईआईटी में इंटरव्यू के लिए तुम अप्रोच कर सकते हो। जब आईआईटी में इंटरव्यू होगा तो वो एडवर्टाइजमेंट निकालते हैं, नो इश्यूज, यू विल गेट टू नो दैट। तो फिर इंटरव्यू दो, अगर तुम्हारा हो जाए पीएचडी शुरू कर दो।
क्योंकि पीएचडी में जितना देरी करोगे उतना देरी हो जाएगा तुम्हें जॉब पाने में। पोस्ट डॉक शुरू करने में, पोस्ट डॉक करोगे फिर उसके बाद तुम जॉब के लिए अप्लाई करोगे। तो बेहतर ये है कि जितना जल्दी हो सके शुरू कर दो। बैठे मत रहो कि नहीं सीएसआर क्रैक नहीं हुआ, हम सीएसआर क्रैक करना है। सीएसआर क्रैक होता रहेगा। ऐसे बहुत सारे लोग हम लोगों ने देखे हैं, जब हम लोग आईआईटी में थे हमारे भी पीएचडी के जो सीनियर्स थे वो लोग जो मतलब पीएचडी में ज्वाइन करने के बाद, गेट के थ्रू पीएचडी में ज्वाइन करे हैं, उसके बाद उन लोगों ने सीएसआर नेट क्रैक करा। क्योंकि थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिशियन का सर्टिफिकेट चाहिए होता है अगर अप्लाई कर रहे हो, बट मैंडेटरी नहीं है। अगर तुम्हारा पीएचडी हो जाता है और तुम पीएचडी किसी ऐसे एक इंस्टीट्यूट से करते हो जिसका क्यूएस रैंकिंग 500 से कम है, तो सीएसआर एलएस का एलएस सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ता टू बिकम अ गवर्नमेंट, लाइक एक टू जॉइन एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन सम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट। तो उसके लिए एलएस सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ता। तो डेफिनेटली हमने ऐसे बहुत लोगों को देखा है गेट के थ्रू पीएचडी ज्वाइन करा, उसके बाद सीएस पढ़ते पढ़ते सीएसआर नेट क्लियर किया, ये भी होता है। तो अगर देख लो, अगर तुम्हारा सीएसआर नेट क्लियर नहीं होता इस बार, मतलब एलएस भी क्लियर नहीं हुआ, जेआरएफ भी क्लियर नहीं हुआ, बट उसके बावजूद तुम्हारे गेट में अच्छा रैंक आ गया है, आई विल से गो फॉर इट, टू अप्लाई फॉर योर इंटरव्यू एंड गिव योर एग्जामिनेशन। इंटरव्यू के लिए दो और उसके बाद अगर पीएचडी मिल जाता है तो ज्वाइन कर लो, उसके बाद सीएसआर नेट कभी ना कभी क्लियर हो जाए। तो दीज आर द वेज। और अगर गेट भी अच्छा रैंक नहीं आता तो डेफिनेटली तुम्हारे पास पढ़ने के अलावा कोई चारा नहीं है, चुपचाप बुक लेके फिर से बैठ जाओ, फिर नेक्स्ट सीएसआर की तैयारी के लिए प्रस्तुत हो जाओ। सो दीज आर द वेज। और रिजल्ट को लेके घबराने की कोई बात नहीं है। लाइफ में रिजल्ट जो है चीजें वो अच्छा बुरा सब कुछ मिला के ही होता है। कभी कभी ऐसा होता है कुछ रिजल्ट अच्छे आ जाते हैं, कुछ रिजल्ट ठीक है, उतना मन माफिक नहीं होता है। तो तुम अगर मेहनत करते रहोगे, अगर तुम्हारे मेहनत में कंसिस्टेंसी है, अगर तुम जो भी एफर्ट दे रहे हो, कंसिस्टेंट एक एफर्ट दे रहे हो, तुम्हारे अंदर एक निष्ठा है, तुम डिसिप्लिन हो, सो इन दैट केस आज नहीं तो कल, ठीक है, आज नहीं तो कल वो हो ही जाता है। और इतना टफ नहीं है सीएसआर, मेरी बात मान। लोगों ने जितना टफ बना रखा है इतना टफ बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर तुम पढ़ोगे तो आज नहीं तो कल हो जाएगा, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट सब लोगों के लिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे ही रिजल्ट आता है तो आप लोग बताएं कि आप लोगों का कैसा क्या हुआ है, कितना रैंक आया है, एंड इट वुड बी डेफिनेटली अ मोमेंट ऑफ प्लेजर टू नो। बाकी ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच, ठीक है, बाय।